अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ज़ल अमीन साहब। ये ऑडियोलॉजिस्ट हैं और हमारी कॉक्लियर इम्प्लांट टीम का एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि ऑडियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है और कॉक्लियर इम्प्लांट में ऑडियोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। फ़ज़ल अमीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैर अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत आप है? बताइए। अच्छा, माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में चंद हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो कि लोगों के लिए हैं और आपका इनपुट भी लेंगे कि आप क्या समझते हैं। तो आप ये बताएं कि अक्सर जो बच्चे आते हैं आपके पास टेस्ट करने के लिए, वो छोटी उम्र के होते हैं, मतलब साल से छोटे होते हैं, या आपके तजर्बे में वो बहुत बड़े होते हैं फिर पेरेंट्स उनको आपके पास लेके आते हैं? आ, सर इसमें ये है कि जो बच्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा जो बच्चे आते हैं हमारे पास वो बड़े होते हैं। 2 साल या 2 से ज़्यादा साल या अच्छा। 3 साल या 4 साल के बच्चे जो है ना हमारे पास आते हैं। तो असल में अवेयरनेस नहीं है। नहीं, आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी उम्र आप समझते हो कि 2 महीने 3 महीने हो, या नया नया पैदा हुआ हुआ हो नहीं कि? सर, आज तक हमारे जो पाकिस्तानी लेवल पे हमारे पास ऐसे बच्चे कभी भी नहीं आए, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस की ये मैं कमी। आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि WHO की तरफ से जो पैदाइश के वक्त ज़रूरी टेस्ट होते हैं, उनमें सुनाई का टेस्ट भी एक ज़रूरी टेस्ट होता है। और ये टेस्ट पैदाइश के फ़ौरन बाद हो जाता है बाहर के मुल्कों में, या कम से कम पहले महीने में हो जाना चाहिए। तो आप, इसका मतलब है कि लोग सुनाई की तरफ टेस्ट करने की तरफ आते ही नहीं हैं। और इस टेस्ट पे कितना खर्चा होता है और कितना टाइम लगता है, या कोई बड़ा प्रोसीजर होता है, या क्या करना होता है जो पैदाइश के वक्त पे आते हैं बच्चे सुनाई के लिए? नहीं सर, ऐसे कोई इस तरह कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। जो इनिशियल स्टेज है, जो इनिशियल टेस्ट है, उसको ओएई कहते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर अमीन, आप जो बच्चे आते हैं उनके लिए कौन सा टेस्ट होता है, और ये कोई लंबा टेस्ट होता है, या फीस कितनी होती है, ये थोड़ा सा बताइए हमें। असल में सर इसके लिए कोई लंबा प्रोसीजर नहीं चाहिए, ना कोई फीस वगैरह चाहिए। ऐसे है कि हम 500 से 1000 रुपये फीस लेते हैं, क्योंकि असल में हम फीस अपने नहीं लेते, मशीन के लेते। मशीन बहुत महंगा है, 40 लाख रुपए का इसका मशीन है। तो 500 और 1000 रुपए तो कोई इतना फीस इतना नहीं फीस है? नहीं है। जी जी, तो इस इतने में ये टेस्ट हो हो जाता है? जाता है और कितना टाइम लगता है सर, इस? 5 से 10 मिनट तक हो जाता कोई है। इसमें नशा वगैरह देना कोई पड़ता है? इनिशियल टेस्ट जो ओएई टेस्ट है, इसमें कोई नशे की जरूरत नहीं है। बच्चा रोए ना, इनिशियल स्टेज में बच्चे को नहीं पता चलता, तो जल्दी हो जाता है। यानी कि बच्चा वक्त लगता है, एक्टिव ना हो, रो ना रहा हो, बिल्कुल खामोश हो, सोया हुआ हो, तो वो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा बेहतर गुड। आता है रिजल्ट आता है। चलें, इसमें सिर्फ इस टेस्ट में 4 से 5 मिनट लगते हैं और 500 से 1000 रुपए तक का खर्चा आता है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि जिनका बच्चा भी पैदा होता है वो ज़रूर अपने आइडियोलॉजिस्ट से जाके उनको कहें कि OAE वाला टेस्ट हमें कर दें कि हमारे बच्चे में सुनाई का कोई मसला तो नहीं आ रहा। अच्छा डॉक्टर अमीन, इसके बाद क्या होता है? OAE में आप क्या देखते हैं? उसमें कोई मसला आ जाए तो आगे आप क्या करते हैं? असल में सर ओएई ऐसे टेस्ट होता है जिसमें हम कोक्लियर फंक्शन देखते हैं। कोक्लियर के जो हेयर सेल्स है उसके फंक्शन देखे कोई एक्टिव नहीं ना, एक्टिव है या नहीं है। अगर वो एक्टिव नहीं है तो हमारे पास रेफर आ जाता है। रेफर या पास आ जाता है। अगर पास है तो इसका मतलब है कि बच्चा एक्टिव है, उसके हेयर सेल्स सब कुछ जो है ना एक्टिव है, वो काम कर रहा है। लेकिन अगर काम नहीं कर रहा तो इसका हम फिर जाते हैं डायग्नोस टेस्ट पे। डायग्नोस टेस्ट में हमारे पास फिर बेरा आ जाता है और ASSR आ जाता है। बेरा में फिर हम डायग्नोस कर लेते हैं कि इसकी कितनी जो है ना फ्रीक्वेंसी, कितनी इंटेंसिटी लॉस है, कितनी डीबी लॉस है। चल। अच्छा, OE आपको बताने का मकसद ये है कि जो OE टेस्ट है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट है सर। इसमें आपको ये अंदाजा हो जाता है कि बच्चे की सुनाई में कोई मसला है या है नहीं या है। नहीं। अगर कोई मसला लगता है, यानी कि उस टेस्ट में आ जाता है कि ये बच्चा टेस्ट में फेल है, तो फिर आप फर्दर टेस्ट करते हैं उसको कंफर्म करने के जी लिए। सर। और फर्दर टेस्ट में फिर आप बेरा करते हैं बेरा या करते हैं, ASSR ASSR करते करते हैं? हैं। ठीक। अच्छा, बेरा क्या होता है और कितनी फीस है, और कितने टाइम का प्रोसीजर होता है, या ASSR, इसके बारे में ज़रा बता दें। सर मेरा एक डायग्नोस टेस्ट है जिसमें हम आउटर ईयर से लेकर ब्रेन स्टेम तक हम ये सारा प्रोसेस देखते हैं कि कहाँ पे जो है ना मसला आ रहा है। फिर अगर SSR देखते हैं तो SSR में हम NDB देखते हैं कि कितने डीबी लॉस है। अगर बेरा में हमें मसला आ रहा है कि भाई बेरा सही नहीं हो रहा, तो हम SSR की तरफ जाते हैं, तो कंफर्म हो जाता है कि इस फ्रिक्वेंसी पे इतनी डीबी लॉस आ रहा है। ठीक। तो फिर हम आगे फिर रेफर करते हैं ENT डॉक्टर के पास कि इसकी जो है ना, अगर परस कर 70 से कम है तो हम उसको
ENT ڈاکٹر صاحبان جو ہے نا اس کو ہیئرنگ ایڈ ایڈوائز کر لیتے کہ ہیئرنگ ایڈ لگا لے. اگر 70 سے اوپر ہے سیویئر یا سیویئر ٹو پروفاؤنڈ یا پروفاؤنڈ لاس ہے تو پھر ہم ان کو جو ہے نا ساری چیزوں میں جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اور جتنی چھوٹی عمر میں ہو جائے اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اگر ٹائم لاس ہو جائے تو پھر ہم اس کو ریکور نہیں کر سکتے. ایک کوشچن میں پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے پیشنٹ کارڈیالوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا پروفاؤنڈ ہیئرنگ لاس آ رہا ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ ان کو ہیئرنگ ایڈ پرسکرائب کر دیتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں سر اس میں یہی بات کہوں گا کہ ہم پاکستانی لوگ جو ہے نا فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے لیکن کسی کی زندگی میں نہیں دیکھی اس کے فیوچر میں کیا ہوگا. پروفاؤنڈ لاس میں سر کوئی بھی ہیئرنگ ایڈ کام نہیں کرتا. نہ بچہ بول سکتا ہے نہ اس کی کیا کہتے ہیں ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے کہ اس کو کوئی لفظ جو ہے نا پورا آ جائے. نہیں اس کے ڈسکریمنیشن کا مسئلہ ہوگا. اگر لفظ ہے تو آدھا سنا ہوگا آدھا نہیں سنا ہوگا. بول چال میں اس کو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا. اچھا کچھ کارڈیالوجسٹ سے میری ڈسکشن ہوئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جب تک کاکلیئر امپلانٹ ہو نہیں جاتا اس وقت تک اس کو ہیئرنگ ایڈ پروفاؤنڈ ہیئرنگ لاس بھی ہے یا جو بھی ہیئرنگ لاس ہے تو اس وقت تک اس کو ہیئرنگ ایڈ لگا لینا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ آوازیں اس کی اس کو اس کے کان تک پہنچتی رہیں دماغ تک. تو اس سلسلے میں نہیں سر اس کا تو میں بالکل خلاف ہوں کیونکہ اگر ہیئرنگ ایڈ پہ آواز جاتی نہیں ہے اس پروفاؤنڈ لاس ہے تو آواز کہاں سے جائے گی. ایک ہیئرنگ ایڈ کام زیادہ سے زیادہ کرے وہ 110 dB تک کر رہا ہے. تو اگر بچے میں 120 تک ہے ہی نہیں کوئی ہیئرنگ ہے نہیں تو ہیئرنگ ایڈ کہاں سے اس کو کام. ہاں یہ بول سکتے ہیں کہ یہ عادی ہو جائے ہیئرنگ ایڈ سے کیونکہ وہ کوکلیئر امپلانٹ کے بعد بھی اس نے ہیئرنگ ایڈ ہی لگانا ہے تو وہ عادی ہو جائے. اس وجہ سے کوئی لو پرائس والا ہیئرنگ ایڈ اس کو لگائے تاکہ بچہ اس پہ عادی ہو جائے اور وہ جو کوکلیئر امپلانٹ جو پروسیسر ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے وہ پھر گرائے نہ اس سے تنگ نہ ہو. تو اس سے پہلے اگر لگائے تو کوئی یعنی کہ اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عادت بن جائے. اچھا لیکن اس میں دوسرا ایک چیز آ جاتی ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے ہم پاکستانی سوسائٹی ہیں والدین پھر یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں وہ تھوڑا سا مینٹلی بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ ہم بچے کا علاج کروا رہے ہیں تو وہ پھر کوشش ہی نہیں کرتے کوکلیئر امپلانٹ کی طرف جانے کی. تو وہ اپنے آپ کو جس طرح ہوتا ہے کہ دھوکہ دینا کہ ہم بچے کا علاج کرا رہے ہیں. تو اس لیے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آڈیالوجسٹ کا ہوتا ہے. ڈاکٹر سے بھی جانے سے پہلے آڈیالوجسٹ کا ہوتا ہے اور آڈیالوجسٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس کا جو ہیئرنگ لاس ہے وہ پروفاؤنڈ ہے بہت زیادہ ہے تو ان کو یہ ایڈوائز کریں کونسل کریں کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے کوکلیئر امپلانٹ کی طرف جائیں. ان اسٹیٹ کے ہیئرنگ ایڈ آپ ان کو دے دیتے ہیں ان کا خرچہ بھی ہو جائے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو اور پیرنٹس بھی ریلیکس ہو جائیں کہ ہم بچے کا علاج کروا رہے ہیں تو اس سے اس کا ٹائم بہت ضائع ہو جائے گا اور جو ٹائم ضائع ہو جاتا ہے وہ irreparable ہوتا ہے اس کو کوئی واپس نہیں. تھینک یو ڈاکٹر. اللہ حافظ.